हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकिता। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाई हूँ 10 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि ब्रह्मांड चैप्टर पर आधारित है। ब्रह्मांड से संबंधित मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। एक वीडियो अभी और आएगा जो ग्रहों और उपग्रहों पर होगा। तो आप उसे उन तीनों वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आप जो प्रश्न है जो मैं लाई हूँ इस सीरीज़ उसको आप अच्छे से कर पाएंगे और आपके सारे जो प्रश्न हैं वो सही होंगे। तो आज जो मैं लाई हूँ आप ये वीडियो, इसमें सिर्फ 10 प्रश्न हैं। आगे और भी ऐसे 10-10 प्रश्नों की श्रृंखला आएगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको ये जो प्रश्न है ये वीडियो कैसा लगा। अपने सुझाव भी मुझे दीजिए कि मैं इसमें क्या और सुधार कर सकती हूँ। साथ ही मुझे ये भी बताइए कि प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाए, और ये भी बताइए कि और भी किस विषय से संबंधित प्रश्न मैं आपके लिए लाऊं। तो चलिए फिर, और अगर हाँ मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, महाविस्फोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए सूर्य की उत्पत्ति से, बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, सी ग्रहों की उत्पत्ति से, या डी पृथ्वी की उत्पत्ति से। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं, वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। कहा जाता है कि आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड जो था एक सूक्ष्मतम आकार में था, एक परमाणु के आकार में था। लेकिन धीरे धीरे जब इसमें ताप बढ़ता है और इसका जो घनत्व है वो बढ़ता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें विस्फोट हो जाता है। और जब विस्फोट होता है तो इससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, इससे पदार्थ निकलते हैं जो समय के साथ साथ क्या होता है कि ठंडे होकर के संघनित होते हैं, और फिर परमाणु का आकार लेते हैं, और जा कर के फिर हमारी जो ब्रह्मांड है, जो अभी वर्तमान में जैसा ब्रह्मांड है जिसमें तारे हैं, ग्रह हैं, उन सब का निर्माण होता है। तो देखिए, जैसे आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कि पहले जो ब्रह्मांड था एक सूक्ष्मतम आकार में था, उसमें एक विस्फोट होता है, और विस्फोट के बाद जो पदार्थ है वो निकलते हैं। और उसमें आप देख सकते हैं कि जो ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड ऐसा नहीं कि स्थिर है, इसमें अभी भी विस्तार हो रहा है ब्रह्मांड का। और फिर समय के साथ साथ जैसे जैसे इसमें थोड़ा ठंडा होता है, तापमान कम होता है, फिर परमाणु का निर्माण होता है। और कहते हैं कि 3 मिनट, जब ये विस्फोट हुआ उसके लगभग 3 मिनट के अंदर पहले परमाणु का निर्माण हुआ। 3 मिनट के अंदर पहले परमाणु का निर्माण होता है। तो अगर आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो जो है पहला ब्रह्मांड पर, वो आप देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, महाविस्फोट का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इमैनुअल कांट ने, रॉबर्ट वैगनर ने, जॉर्ज लेमेंथियर ने, या D.H.N. रसेल ने? तो महाविस्फोट का सिद्धांत है वो दिया था बी, रॉबर्ट वैगनर ने। रॉबर्ट वैगनर ने कहा था कि जो ब्रह्मांड है पहले सूक्ष्मतम आकार में था, इसके बाद उसमें विस्फोट होता है और फिर हमारे जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति होती है। अब देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है? ए अनियमित गैलेक्सी के रूप में, बी विद्युत गैलेक्सी के रूप में, सी सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, डी अंडाकार गैलेक्सी के रूप में। इसका जो राइट आंसर है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सी, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। आकाशगंगा अर्थात मिल्की वे, जो हमारी आकाशगंगा है जिसमें पृथ्वी और सूर्य स्थित हैं, वो है मिल्की वे। देखिए, जो गैलेक्सियाँ होती हैं वो कई आकार की होती हैं। उनके वो अंडाकार की भी होती हैं, वह अनियमित आकार की भी होती हैं, और वो सर्पिलाकार की भी होती हैं। अब ये आकार कैसे बनता है? तो देखिए, जो गैलेक्सी होती है उसके अंदर जो पदार्थ होते हैं, मटेरियल होते हैं, वो जो भी तारे हैं वो सबके क्यों इकट्ठे, मतलब बाहर नहीं जाते गैलेक्सी के, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब कभी कभी क्या होता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसमें क्या होता है, कमी हो जाती है। तो जब कमी होती है तो जो पदार्थ हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं, और उसकी जो गैलेक्सी का जो आकार है वो अनियमित हो जाता है। देखिए, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो हमारी गैलेक्सी है वो ऐसी ही है। ये नासा द्वारा ली गई पिक है।
चौथा प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? ए 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर, बी 9.461 इंटू 10⁻12 मीटर, सी 9.461 इंटू 10⁻15 किलोमीटर, डी 9.461 इंटू 10⁻10 मीटर। तो जो राइट आंसर है बी 9.461 10⁻12 मीटर। देखिए जो प्रकाश वर्ष का मान है वो मीटर किलोमीटर सब में क्या है, अलग अलग है, तो उनको आप देख लीजिएगा। और जो प्रकाश वर्ष का अर्थ क्या होता है कि देखिए जैसे शब्द से ही स्पष्ट है, प्रकाश और वर्ष, अर्थात एक प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है उसकी एक वर्ष में चली गई कुल दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और जो एक प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, उसे पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वो है 8 मिनट। कितना समय लगता है? 8 मिनट। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, ध्रुव तारा किस दिशा में उगता है? तो ए पूर्व दिशा में, बी पश्चिम दिशा में, सी उत्तर पश्चिम दिशा में, या डी उत्तर दिशा में। तो इसका जो राइट आंसर है ध्रुव तारा उत्तर दिशा में उगता है। देखिए ध्रुव तारा को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर स्टार भी बोलते हैं, या पोल स्टार या पोलर स्टार भी बोलते हैं। अब ये सदैव क्या होता है? उत्तर दिशा में ही उगता है ये। जैसे आप देखिए इस पिक से आप देख सकते हैं कि जो सप्तऋषि तारामंडल है ना, इस सप्तऋषि तारामंडल से इसकी दिशा निर्धारित कर दी जाती है। देखिए इसमें ऐसे लिखा हुआ कि इन एंशियंट टाइम पीपुल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट टाइम विद द हेल्प ऑफ स्टार। अर्थात प्राचीन काल में जैसे लोग अपने जो रात को समय वो दिशा निर्धारित करते थे, वो दिशा इसी स्टार को देख करके निर्धारित करते थे कि हम लोग किस दिशा में है, हमें किस दिशा में आगे जाना है। और देखिए तारामंडल की बात चले तो बता दें आपको कि जो ब्रह्मांड में है वो कुल 88 तारामंडल हैं। कितने हैं? 88 तारामंडल है। और ये कहा है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार 88 तारामंडल है हमारे ब्रह्मांड में। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है? ए फाउलर सीमा, बी चंद्रशेखर सीमा, सी आइंस्टीन सीमा, डी गैलीलियो सीमा। इसका राइट आंसर है बी चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा क्या है? इसका जो मान है 1.44 सौरिक द्रव्यमान। चंद्रशेखर का उनका पूरा नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एस चंद्रशेखर, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था कि देखिए जो तारे हैं, जब तारे अपने मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं अर्थात जब सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है तो तारा आगे किसका रूप लेगा? या तो वह बनेगा व्हाइट डार्क स्टार बनेगा, या वह न्यूट्रॉन तारा बनेगा, और या फिर वो ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। यह इसका सौरिक द्रव्यमान निर्धारित करता है। तो अगर इसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा जो दूसरा वीडियो है उसको देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। तारे का रंग सूचक है उसके? ए उसके ताप का, बी पृथ्वी से उसकी दूरी का, सी उसकी उम्र का, डी उसकी सूर्य से दूरी का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उसके ताप का। तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। और जो तारे का आकार है, तारे का जो आकार होता है अर्थात तारे का जो साइज होता है वह क्या निर्धारित करता है? वह तारे की उम्र निर्धारित करता है। अर्थात जितना बड़ा तारा उसकी कम उम्र, और जितना छोटा तारा उसकी उम्र उतनी अधिक। क्योंकि अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, वो जो ईंधन है हाइड्रोजन का उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो वो धीरे धीरे मृतप्राय होता जाएगा। अब देखिए जैसे इस पिक्चर से स्पष्ट है कि जो लाल तारा होता है, अगर लाल रंग का तारा है दैट मीन्स उसका जो सरफेस टेम्परेचर है उससे कम है। और जो उसके बाद फिर ऑरेंज, फिर येलो, और देखिए जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जिस तारे का होता है वो होता है ब्लू अर्थात नीला तारा का। और जनरली हम लोग सोचते हैं कि लाल जो तारा होगा, लाल रंग का तारा होगा, उसका ज़्यादा तापमान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम लोग देखते हैं 8वां क्वेश्चन। कृष्ण विवर सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? ए APJ अब्दुल कलाम ने, बी CV रमन ने, सी S चंद्रशेखर ने, या डी HJ भाभा ने। तो जो कृष्ण विवर सिद्धांत अर्थात जो ब्लैक होल थ्योरी है उसको दिया था S चंद्रशेखर ने। इनका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्होंने 1935 में अपना एक शोध प्रस्तुत किया था। उस शोध में इन्होंने इसके बारे में चर्चा की थी। और देखिए S चंद्रशेखर को ही 1983 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था।
भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक विद्वान थे, उनका नाम था फाउलर, WA फाउलर। उनके साथ दोनों को एक तरह संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था। अब इन्होंने इसमें बताया था कि देखिए, पहले जो तारे का एक विकास क्रम हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तारा क्या, जो तारे की जो पहली अवस्था होती है उसको बोलते हैं प्रोटो स्टार। क्या बोलते हैं? प्रोटो स्टार। इसके बाद उसकी मुख्य अवस्था होती है, इसके बाद उसमें उसका एक, उसको बोलते हैं लाल दानव तारा या रेड जायंट स्टार। इसके बाद इसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है, सुपरनोवा विस्फोट होता है। और फिर सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो अवशेष बचता है तारे का, उसको बोलते हैं सौरिक द्रव्यमान, सौरिक द्रव्यमान। यहीं पे चंद्रशेखर सीमा आ जाती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 को सौरिक द्रव्यमान है किसी तारे का, तो फिर वो आगे देखिए, अगर 1.44 बराबर है या उसके कम है तो वो बनेगा वाइट डॉर्फ स्टार। अगर 1.44 से लेकर के लगभग 3 सौरिक द्रव्यमान के बीच में है तो वह बनेगा न्यूट्रॉन तारा। और अगर 3 से अधिक है उसका अवशेष सौरिक द्रव्यमान तो वह बन जाएगा ब्लैक होल। इसको मैंने दूसरे वीडियो में अपने समझा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब 9वां क्वेश्चन है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? ए ओजोन छिद्र, या चित्र नहीं है यहाँ पे, छिद्र है। बी सुपरनोवा विस्फोट, सी इंद्रधनुष, या डी ब्लैक होल। तो तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है, उसे बोलते हैं हम लोग ब्लैक होल। क्या बोलते हैं उसे दोस्तों? ब्लैक होल। और ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल एक परिघटना है, विशेष प्रकार से एक कोई पिंड उंड नहीं है, बल्कि एक अवस्थिति है जो पे इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है, वहाँ पे प्रकाश भी जब वहाँ से गुजरता है तो प्रकाश को भी अपने अंदर वो समाहित कर लेती है और परावर्तित नहीं करती, इसलिए इसका ज़्यादा भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपरनोवा क्या है? ए एक धूमकेतु, बी बौना ग्रह, सी ब्लैक होल, या डी मृतप्राय तारा। तो जो सुपरनोवा क्या है दोस्तों? सुपरनोवा है एक मृतप्राय तारा, जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको। तो आई होप आपको ये जो प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे और अच्छे वीडियो बनाने का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।